हेलो डियर स्टूडेंट प्रूव करना हमने प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो जो जो टेक्निक मैं इस थ्योरम में लगाऊंगा वही टेक्निक आपने पिछले वाले जो मैंने प्रीवियस स्टेट प्रूफ करवाया उसका सेकंड पार्ट में वही टेक्निक लगाएंगे। आप बुक पे ऑलरेडी सॉल्व है, आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो वो आप बुक से खुद ब खुद कर लोगे और आई होप आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन कंसंट्रेट से आपने इस प्रूफ को समझना है कि ये किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका प्रूफ ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रूफ थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं। प्रूफ देखिए स्टूडेंट, प्रूफ उसी तरीके से सेम टू सेम, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं करनी है हमने। सेम टू सेम टेक्निक लगाऊंगा जो दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही एक मैं सर्कल बना लूँगा। ठीक है स्टूडेंट, सर्कल बनाने के बाद वही मतलब प्लेन पे सर्कल बनाऊंगा मैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये ओरिजिन है तुम्हारा कोई, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और उसको जब ओ के साथ ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं तो फिर एक कॉर्ड लेते हैं जो कहाँ से कहाँ तक है, ए से पी तक है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम पी टू ओ एक्स, इसका नाम रख लेते हैं सपोज एम, और ये जो एरिया है मतलब किसका ओ ए पी, ये जो एरिया है उसका एंगल वो रख रहा है कितना, एक्स रख लेते हैं सपोज एक्स। और इसी पॉइंट से जब ये एक छोटी ट्रायंगल बनी, इस छोटी ट्रायंगल से मैं क्या करता हूँ एक और ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ से इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ इधर और उसको ज्वाइन कर लेता हूँ किसके साथ, इसके साथ। ये थोड़ी सीधी नहीं बनी, आप सीधी समझ लें। और उसका नाम रख लेता हूँ सपोज मैं टी नाम रख लूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब टी नाम रख लिया। अब ये बन गया आपके पास फिगर। तो फिगर आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। आपने क्या किया, एक जब इस पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एम और एक और ट्रायंगल बन गई, तो मैंने क्या किया एक और परपेंडिकुलर लिया फ्रॉम पॉइंट ए से जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा की और उसको ज्वाइन किया ओरिजिन के साथ, तो एक और ट्रायंगल आपके पास बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब इस केस में आपको अभी मैंने बताया ये तो साइन एक्स होता है, ये कॉस एक्स होता है, लेकिन ये वाली लाइन जो होती है ना ये टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स। अब टेन एक्स क्यों होता है, क्योंकि टेन का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मतलब टेन थीटा इसके बराबर होता है और एडजेसेंट इधर क्या है ओ ए, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स अपोजिट इक्वल टू टेन थीटा। इट मीन्स ये जो अपोजिट साइड है ये किसके बराबर आ जाएगी, टेन थीटा के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये वाली ट्रायंगल इससे छोटी है, ये वाली इससे छोटा है, और ये वाली पूरी ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल से ये वाली साइड छोटी है। तो इट मीन्स इसमें भी ऐसे ही, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी। ठीक, तो इस केस में भी यही कंडीशन है। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, एक और पॉइंट लेता हूँ। कहाँ से, मान लेते हैं सपोज मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से, मतलब उसका नाम रख लेता हूँ सपोज क्यू। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, मतलब वो पॉइंट पी पे टच कर। ठीक, एक टेंजेंट ड्रा कर ली। ठीक है स्टूडेंट, तो टेंजेंट ड्रा की और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि आपने ये 10th में एक सर्कल यूनिट में थ्योरम पढ़ी होगी कि जब कोई टेंजेंट ड्रॉन की जाती है फ्रॉम द एक्स एक्सिस पॉइंट से, उस केस में वो जो हमें ये प्रूफ करना होता है कि वो जो उनके बीच में जो एंगल होता है ना फ्रॉम द पॉइंट टू द रेडियस, मतलब उस पॉइंट से उस एक्सिस के ऊपर से और जहाँ तक जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रही है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये मतलब वहाँ तक के उसके जॉइनिंग पॉइंट पे जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया मतलब जब इसको ये थोड़ी साफ बना लेंगे आप लोग, मतलब एक तो ये बीच वाली बनेगी, एक और
आर्क वाली, और एक जो मैंने टेंजेंट ड्रा की एक वो एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कंडीशन मैं लगाऊंगा आप लोग समझते रहें। मैं इधर लिखूंगा लेट पी क्यू, ये जो ये तो सर ऐसे बोल रहे हैं, तो लेट पी क्यू बी द, आप ऐसे ही ऊपर लिखेंगे लेट ए पी बी एन आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल एक्स एट सेंटर ओ, कि ए पी एक आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रही है कितना एक्स। ठीक है, वो आप ऊपर इसके ऊपर कंडीशन लिख लेंगे कि ड्रा सर्कल एंड लेट ए पी बी अ पॉइंट। ठीक है, या ए पी बी एन आर्क जो सबटेंड कर रही है एंगल कितना एक्स एट सेंटर ओ से। तो लेट पी क्यू बी अ टेंजेंट, मान लेते हैं पी क्यू क्या है, टेंजेंट है एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, विच मीट्स जो मीट कर रही है किस पॉइंट को, ए ओ को, मतलब ये सपोज एक पूरी लाइन इधर ड्रा कर लो एक, ठीक है ना, पूरी लाइन सपोज इधर पॉइंट, इसका अपना नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, ये पूरा डायमीटर ले लेते हैं इसका, तो इसका नाम रख लेते हैं बी। तो जो ए बी पॉइंट पे मीट कर रही है, विच मीट्स बी ए या ए बी प्रोड्यूस्ड एट एक्स, जो एक्स पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है स्टूडेंट, प्रोड्यूस एट एक्स भी कह सकते हैं या प्रोड्यूस एट क्यू, जो क्यू तक प्रोड्यूस की गई। ठीक है, जिस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रा की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लें, तो ये तो बिल्कुल आसानी है। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने फिगर एडवांस में बना लिए। ठीक है ना, आप लोग समझें, जो जो स्टेप लेने थे वो मैं इधर लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन किया पी एम को ज्वाइन किया, जो परपेंडिकुलर है किसके, बी क्यू की, भाई बी क्यू के परपेंडिकुलर नहीं है पी एम, तो मैंने पी एम परपेंडिकुलर ले लिया जो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। अब फ्रॉम द फिगर, अब बात समझने की है, बात फ्रॉम द फिगर फिगर से देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, ये जो एरिया, हाँ फिगर से आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल भाई, ए ओ पी, ये एक ट्रायंगल बने ना ए ओ पी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो लेस देन है किससे, लेस देन और इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ इसका जिस पॉइंट पे सर्कल कट कर रही है उसका नाम सपोज मैंने सी रख लिया। ठीक है ना, और मैंने बताना भूल गया था आपको पीछे वाली में भी, ये जो ए है ना, ये ए किस पॉइंट के लिए है, ये जो ज्वाइन किया यहाँ से पी तक, ए उसके लिए, और सी वो है जहाँ पे सर्कल कट कर रही है, और सी पी जो है वो आर्क है। ठीक है ना, वो मतलब कर्व शेप है, मतलब आर्क शेप है। ठीक है, तो ए ओ सी से इसका एरिया ए ओ सी से कम होगा, और ए ओ सी का एरिया जो है वो लेस देन है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल से भाई, ये जो बनी है टी ओ सी, या आप रहने दो, आप ए ही पॉइंट रखो, ए पॉइंट दोनों के लिए सफिशेंट है, आप ऐसे लिख सकते हो, ए ओ सी लिखो, या नहीं ए ओ सी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी हो गया, और ए पी ओ इज लेस देन ट्रायंगल ए पी ओ, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस देन है किसके, टी ओ सी के, मतलब इस वाली ट्रायंगल से छोटी, टी ओ ए रख लो। ठीक, टी ओ ए से लेस देन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस केस में देखिए मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ अब चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी किसके बराबर है भाई, ए ओ पी। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं फिगर साफ बना लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब फिगर ध्यान से देखना, साफ बनाइए मैंने फिगर। अब देखिए फ्रॉम फिगर से, ये फिगर इतनी तो आपको समझ आ गई, कैसे बनाते हैं फिगर, कैसे क्या लेट करना है, क्या जूम करना है, वो सारा कुछ आपको समझ आ गया। ठीक है, तो
अब देखिए फ्रॉम फिगर से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का, ओ ए पी का, भाई ओ ए पी जो ट्राइंगल है उसका एरिया लेस देन है किसके, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, दो कंडीशन उसमें, लेस देन भी या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी की। कौन सा सेक्टर, ये वाला ओ ए पी, ये बीच वाला सेक्टर, ठीक है, और ये लेस देन है किसके, मतलब सेक्टर ये वाला भाई, ये कर्व वाला सेक्टर, ठीक है। अब मैं कर्व की बात कर रहा हूँ, इसमें पीछे वाले केस में मैंने ये वाला भी लिया था, कॉर्ड वाला भी और सेक्टर वाला भी, लेकिन इस केस में आपको ये लेना है और सेक्टर वाला लेना है और फिर बड़े वाला लेना है। तो एरिया ऑफ ये ओ ए पी, मतलब ट्राइंगल ओ, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल पहली कौन सी ट्राइंगल है भाई, ये वाली। अब इसमें ये ट्राइंगल नहीं ले रहा मैं, छोटी वाली, सिर्फ कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाली ए ओ पी, और दूसरा आप सेक्टर की बात करें, इसके बाद आता है सेक्टर की बात। तो सेक्टर का एरिया उससे बड़ा है और उससे बड़ा जो है वो किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी का एरिया, ओ ए टी का एरिया उससे बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब उसके बाद इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, बेस है तुम्हारा भाई, बेस कितना है इसमें, बेस इस ट्राइंगल का बेस क्या है, कॉस थीटा, और हाइट कितनी है, साइन थीटा। किस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल ओ ए पी की, ओ ए पी जो ट्राइंगल है उसका हाइट जो है वो साइन थीटा है और बेस जो है वो कॉस थीटा है, ठीक है स्टूडेंट। इज लेस देन आर इक्वल। अब एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ जो आर्क वाला एरिया है, आर्क वाले एरिया जो है उसको अभी आप पेंडिंग रखें, इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू, दूसरी कौन सी ट्राइंगल बात कर रहा है वो, ओ ए टी जो है वो किसके बराबर है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई, ओ से लेकर ए तक, ये कितना बेस है, ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना है 1, तो 1/2 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है tan थीटा। मैंने बोला था ये वाली लाइन जो है वो tan थीटा होती है, इसके बराबर आ जाएगी, tan थीटा के बराबर। अब बात करते हैं ओ ए टी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पता है कि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, लेकिन अगर रेडियाई में लिया जाए तो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं मान लेता हूँ ये क्या है तुम्हारा एक्स है, सॉरी स्टूडेंट, इधर मैं थीटा ले रहा हूँ, इधर आप एक्स कर लें, ठीक है, कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब 2 पाई जो है रेडिया, मतलब जो मैंने कंप्लीट रेडियाई लिया है वो 2 पाई है, उसको मैं मान लेता हूँ सपोज एक्स है, और इसको मान लेता हूँ मैं, एरिया को मान लेता हूँ मैं एस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी 2 पाई में एक्स का डिवाइड कर देता हूँ और इसमें एस का डिवाइड कर लेता हूँ, और यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 थीटा आर स्क्वायर, क्या आ जाएगी 1/2 थीटा आर स्क्वायर। अब यही एस की वैल्यू जो है वो इधर डाल देंगे 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ये एस क्या है, ये कर्व्ड पाथ का एरिया निकला, जो ये सेक्टर है ना तुम्हारे पास कर्व्ड, क्योंकि कर्व्ड एरिया जो आर्क वाला एरिया जो होता है ना, सर्कल का आर्क वाला एरिया, तो वो इसके बराबर होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर। थीटा मतलब जो एंगल है, तो इधर थीटा नहीं है, इधर एंगल एक्स है, तो 1/2 एक्स आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स आर स्क्वायर, तो इधर भी एक्स आर स्क्वायर। मतलब जब मैंने इसमें एक्स का डिवाइड कर दिया मतलब एंगल का, और इसमें इसको एस सपोज कर लिया क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो एरिया निकाल रहा हूँ कि एस मतलब सेक्टर वाला, एस को मतलब सेक्टर वाला एरिया, तो इसलिए मैंने इसको सेक्टर वाले एरिया से डिवाइड कर दिया और वहाँ से सेक्टर वाला एरिया निकल गया वो हाफ ऑफ एक्स आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको सेक्टर वाला एरिया आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब देखिए अब r कितना है 1 है, तो r अगर 1 है तो r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ से देखिए 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा दिस इम्प्लाइज cos x sin x इज लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा x इज लेस देन आर इक्वल टू, इधर बचेगा tan x, सॉरी थीटा नहीं x, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ बचेगी। अब इसके आगे देखिए, अब मैं स्क्वीज़ प्रिंसिपल लगाने वाला हूँ, ठीक है, स्क्वीज़ प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था। तो ये है cos x इज लेस देन इक्वल टू sin x, और cos x sin x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू tan x। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x के साथ इसको डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड। जब इधर x के साथ डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा cos x sin x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू, जब इधर डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू, जब इधर cos x के साथ डिवाइड करूँगा तो sin अपॉन cos जब कट जाएगा भाई, यहाँ पर सॉरी x के साथ डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो आ जाएगा tan x अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, cos थीटा cos x के साथ डिवाइड कर दूंगा इसको, तो आ जाएगा, जब cos x से डिवाइड करूँगा cos x कट जाएगा, तो आ जाएगा sin x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन cos x इज लेस देन इक्वल टू, जब इधर करूँगा डिवाइड तो आ जाएगा 1 अपॉन, क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन cos x। भाई जब cos x के साथ इसको डिवाइड करूँगा ना, तो sin अपॉन cos अपॉन x की जगह पर cos, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा cos x, मतलब cos x के साथ डिवाइड करने से ये वैल्यू आ जाएगी भाई, ये वैल्यू ऐसी आएगी ना, सॉरी फॉर दिस, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी cos थीटा इज़ लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर वैल्यू आ जाएगी sin x अपॉन x आ जाएगी, क्या आ जाएगा sin x अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा sin x अपॉन x, ठीक। तो देखिए अब स्टूडेंट आपके पास आया sin x अपॉन x, तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसी के बाद स्क्वीज़ प्रिंसिपल लगाऊँ, भाई स्क्वीज़ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अगर 1 लेस देन है 2 के और 2 लेस देन है 3 का 3 से, इसका मतलब ये है ना कि 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर 1 2 से छोटा है 2 3 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, अलग अलग कंडीशन बन जाएंगे। तो सिमिलरली जब मैं इधर x के साथ डिवाइड करने के बाद मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि क्या हो जाएगा, ये इस ऐसे भी तो हो सकता है ना कि cos x sin x अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू tan x अपॉन x है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, भाई ये चीज़ 1 से छोटी है और 1 इससे छोटा है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं भाई स्क्वीज़ प्रिंसिपल से। अब देखिए, अब मैं जब cos का डिवाइड कर दूंगा, जब cos का डिवाइड करूंगा इधर, तो इधर आ जाएगा sin x अपॉन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन cos x, और इधर जब करूंगा तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन cos x इज़ लेस देन और इक्वल टू sin x अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट, मैंने cos x का डिवाइड कर दिया इधर भी, तो जब इधर डिवाइड किया तो 1 अपॉन cos x, इधर डिवाइड किया तो cos और cos कैंसिल हो गए, तो बचा आपके पास sin x अपॉन cos x, ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद दिस सप्लाइज, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि, अब यहाँ से देखिए कि अब इसको अगर मैं सीधा करके लिख लूँ, मतलब ये बाद में लिख लेता हूँ, ये पहले लिख लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, कि यहाँ से देखो ना, क्योंकि साइन उधर है सारे, तो इसको आप अगर सीधा नहीं करने चाहते तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस किससे छोटा है, इससे छोटा है, और ये किससे छोटा है, ये इस चीज़ से छोटा है, तो इट मीन्स भाई ऐसे है ना कि 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, मतलब 1 2 से छोटा है और 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसका मतलब ऐसे है ना, 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 से छोटा है और 2 3 से, मतलब 2 3 से छोटा है, और 1 मतलब 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो सिमिलरली इधर भी वही केस है कि अगर 1 अपॉन कॉस इससे छोटा है और ये किससे छोटा है, 1 अपॉन कॉस से, भाई 1 अपॉन कॉस अगर इससे छोटा है और ये किससे छोटा है, 1 अपॉन और हाँ सॉरी 1 अपॉन कॉस इससे छोटा है और ये किससे छोटा है, 1 अपॉन कॉस से छोटा है, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं इधर कि
कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट, मैं कहीं गड़बड़ कर रहा था तभी तो समझ नहीं आ रही थी। देखिए स्टूडेंट, इधर तो मैंने डिवाइड किया किसके साथ, इधर मैंने डिवाइड किया कॉस एक्स के साथ, लेकिन इधर डिवाइड इधर डिवाइड नहीं करना है, इधर कॉस एक्स के साथ डिवाइड नहीं करना है आपने, इधर सीधा इसको तोड़ना है कि tan x किसके बराबर होता है, sin x अपॉन cos x के बराबर, और मैं cos x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा क्या, cos x, सॉरी इधर 1 ही रहेगा और इधर आ जाएगा क्या, cos x। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ मैंने cos x का डिवाइड इसमें किया, इसमें डिवाइड नहीं किया। इसमें sin अपॉन cos होता ना, तो cos को मैं इधर मल्टीप्लाई कर गया, cos x हो गया, और इधर बच गया sin x अपॉन x। अब देखिए, अब cos x जो है इससे छोटा है और ये किससे छोटा है, 1 अपॉन cos x से, तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, कि cos x जो है वो किससे छोटा है, लेस देन और इक्वल है sin x अपॉन x के, और sin x अपॉन x किससे छोटा है, 1 अपॉन cos x के। ठीक है स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने बताया ना कि 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो इसका मतलब है 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, इसका मतलब ये है। तो वही मैंने उन अलग अलग को कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख लिया, ऐसे ही मैंने इनको देखकर एक फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि cos x इससे छोटा है और ये वाली सेम टर्म इधर है और ये इससे छोटी है, तो इट मीन्स इसको मैं इकट्ठा करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब चूँकि x जो है वो तुम्हारा क्या एंगल दे रहा है, 0, चूँकि मतलब x टेंड्स टू 0 है, तो मैं लिमिट लगाऊंगा, तो जब इस पर लिमिट लगाऊंगा तो देखिए स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x is less than or equal to limit x tends to 0, sin x upon x is less than or equal to limit x tends to 0, 1 upon cos x। ठीक है, लिमिट लगा दी दोनों साइड as x tends to 0, दिस अप्लाइज। अब cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, 1 is less than or equal to limit x tends to 0, sin x upon x is less than or equal to 1 अपॉन cos x हो गया 0, तो cos 0 1, तो 1 अपॉन 1 1। तो इसका मतलब क्या है भाई, स्क्वीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एक बार 1 से क्या है, छोटा है, और एक बार 1 से बड़ा है, और एक बार छोटा एक बार बड़ा, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x 1 के बराबर है, ना ही छोटा ना ही बड़ा, क्योंकि एक बार छोटा बता रहा है एक बार बड़ा बता रहा है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दिस इम्प्लाइज आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, हैंस द प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसको जो नहीं समझ आता, मैं भाई आस्ता आस्ता रुक के पढ़ाता हूँ आपको, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। आप पूरी वीडियो देखा करो, जिसको नहीं समझ आता दोबारा वीडियो को पॉज करके सुन लिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी मेथड से आपको जो मैंने पीछे वाला थ्योरम करवाया उसका दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम टेक्निक यही लगानी है, जो टेक्निक जो अप्रोचेस मैंने इसको प्रूफ में की है, वही टेक्निक्स आपने उसके प्रूफ में करना है। बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये नहीं कहना, परेशान नहीं होना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, उसमें सिर्फ लिमिट लगानी है, मतलब उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है एक फार्मूले के शेप में। तो फार्मूला जब आपको बन जाएगा, मतलब वही cos a प्लस बी वाला sin a प्लस बी, वैसे फार्मूले की शेप में उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट पुट कर देंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये क्लॉरली होती हैं, ये आर्टिकल्स थे आपके थ्योरम में बुक में, तो उनको प्रूफ करने का मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।